Hello everyone, welcome to Nikita Soni classes and welcome to the another session of your biology जिसके अंदर हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। पहले मैं आपका कवर कर रही हूँ एक ऐसा पोर्शन जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पैनिक है, लाइक दे आर आस्किंग फॉर कि इसमें क्या आएगा, इसमें क्या टॉपिक है। वो जैसे बॉटनी का नया सिलेबस है, तो हमने अभी जो टॉपिक उठाया है वो अगेन फ्रॉम योर न्यू टॉपिक है और न्यू सिलेबस है, दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ योर प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इट इज बेसिकली फ्रॉम द बॉटनी पार्ट। तो ये आपकी बॉटनी का जो आपका लास्ट वाली यूनिट है उसके अंदर ये टॉपिक आपका मेंशन्ड है। अब मुझे किसी ने कमेंट में कहा था कि इसके अंदर क्या पढ़ेंगे वो भी बता दीजिएगा। तो आप जितने भी कमेंट करते हैं आई डू रीड देम, ठीक है, मैं पढ़ती हूँ उन्हें और आपकी जितने भी क्वेरीज हैं वो मैं डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। बट मुझे मेरे पास टाइम बहुत कम है और कम टाइम में मुझे आपको वो सारी चीजें करवानी है जिनसे आप लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है, जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। तो ये चीजें मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इन्हें आपको वन शॉट में करवाऊंगी। इसके लिए आपको अपनी प्रेपरेशन करते रहना है। जैसे आप अपनी तरीके से एक बार इनको पढ़ लो, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी में रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम, लीफ है और आपके टिश्यू सिस्टम्स है। तो इनको मैं एक साथ एक ही सेशन के अंदर आपको करवाऊंगी और फिर हम करेंगे इनसे रिलेटेड आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, राइट। तो ये जो टॉपिक मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही छोटे टॉपिक्स हैं और इनको किस तरीके से करना है, यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, राइट। सो थैंक यू सो मच, द लव यू पीपल आर शोइंग। आप लोगों की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है मुझे और टेस्ट सीरीज के लिए भी मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आई हैं। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दैट मच लव एंड सपोर्ट फॉर निकिता सोनी क्लासेस एंड फॉर बिलीविंग अस कि हम आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वी आर दैट मच डिजर्विंग पीपल कि हम आप लोगों की हेल्प कर सके फॉर योर टीजीटी मेडिकल एग्जामिनेशन। तो टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो अटेम्प्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पांस भी है एंड यू पीपल आर आल्सो लाइकिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चन एज वेल। थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको थैंक यू कह रही हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज योर नेचर एंड स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट और ये पार्ट है आपका बॉटनी का, राइट। तो हमने लास्ट टाइम, अच्छा मुझे एक और कमेंट था कि अगर आप होमवर्क क्वेश्चन देती हैं तो उसे डिस्कस जरूर कीजिए और साथ में नेम भी डिस्प्ले कीजिए कि जिन्होंने भी सही आंसर दिया उनके नेम्स क्या है। तो वो भी मैं करूंगी। सेशन के एंड तक बने रहिएगा, फिर से आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा। जो भी इसका सही आंसर देगा होमवर्क क्वेश्चन का खुद से, ठीक है, बिना देखे, तो उनके नाम जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं डेफिनेटली डिस्प्ले करूंगी कि किनका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो लेट्स डिस्कस दी होमवर्क क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ओके, सो देयर इज अनदर इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, दिस इज द लिंक और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर जाकर अपने हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ने का रीजन क्या है, जितनी भी ये पीडीएफ्स होती है ये आपको मिल जाती है आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो जैसे आज का सेशन है, इसके ये जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होंगे, राइट। तो ये हमारा चैनल है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसके लिए तो आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर ही रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड यू आर द फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे जाकर भी आपकी प्रेपरेशन में हम आपकी हेल्प कर सके, राइट। चलिए, तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था वो ये था, सिलेक्शन दैट फेवर्स द इंडिविजुअल्स विद इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स and selects the and selects against extreme variations is known as, उसे क्या कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन है डायरेक्शनल सिलेक्शन है, स्टेबलाइजिंग है, डिसरप्टिव है या फिर बैलेंसिंग है। इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ स्टेबलाइजिंग रिएक्शन। इट फेवर्स द एवरेज फिनोटाइप, मतलब कि जो मिडिल वन होगा, एंड इट सेलेक्ट अगेंस्ट द टू एक्सट्रीम्स, है ना, दो एक्सट्रीम्स होंगे तो उनके अगेंस्ट ही आपका बीच वाला जो पार्ट होगा, मिडिल वाला पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टेबलाइजिंग सिलेक्शंस। डायरेक्शनल फेवर करती है एक ही स्ट्रीम की तरफ अगर एक ही एक्सट्रीम के बारे में पूछा गया है, और डिस्ट्रप्टिव फेवर करते हैं आपके बोथ दी एक्सट्रीम्स। तो इट्स नॉट अगेंस्ट, तो ये आपका यहाँ पर आपके ऑप्शंस है जो आपके पीछे आंसर्स थे के अलावा जो और ऑप्शंस है वो मैंने यहाँ पर आपके डिस्कस कर लिए हैं। ये चीज आपको ऑब्वियसली पीडीएफ में मिल चुकी होगी, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता लग चुका होगा, लेकिन जिन्होंने आंसर किया है, राइट, जिनके आंसर्स बिल्कुल करेक्ट है, ये रहे उनके नाम, भाटिया अक्की, नेहा, सुनील शर्मा, विनीता ठाकुर, हितेंद्र पवार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो सुषमा कुमारी, पूजा शर्मा, अंकिता नेगी, अनुराधा, चेतना पुंडीर, आकांक्षा शर्मा एंड किरणा कुमारी। सो दीज आर द पीपल जिन्होंने आंसर जो है वो करेक्ट दिए थे, जिनके नेम मुझे डिस्प्ले हुए हैं। सो वेल डन गाइस, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है। और
आगे भी जितने भी लोग इसका आंसर सही करते रहेंगे उनके नेम जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होते रहेंगे, राइट। चलिए, तो आज का टॉपिक अब हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल सेकंड। आज का जो टॉपिक है दैट इज प्लांट ब्रीडिंग, नेचर एंड स्कोप। बेसिकली आप प्लांट ब्रीडिंग कर क्यों रहे हैं, इसमें बड़ा ही सिंपल सी चीज पूछी गई, नेचर और स्कोप। वैसे तो बहुत कम चांसेस है कि यहाँ से HPTGT में आपको कोई सवाल पूछा जाए नेचर एंड स्कोप से, लेकिन मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट से आपको क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है दैट इज प्लांट ब्रीडिंग। हम बेसिकली इसको समझ लेते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एक अप्लाइड साइंस है जो प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स को यूज करती है, जैसे बॉटनी और एग्रीकल्चर, ताकि वो सुपीरियर प्लांट वैरायटीज को डेवलप कर सके और बेटर हो फॉर द ह्यूमन पर्पस। तो क्यों कर रहे हैं हम प्लांट ब्रीडिंग? ताकि जब मैं किसी टेक्नोलॉजी का यूज करूं तो वो टेक्नोलॉजी मेरे जितने भी प्लांट्स हैं उनसे मैं बेटर वैरायटी ऑफ प्लांट्स बना सकूं, और फिर उन प्लांट्स से ह्यूमन वेलफेयर में ज्यादा यूज हो, ह्यूमन यूज के लिए वो ज्यादा बेनिफिशियरी हो। इसलिए मैं यहाँ पर आपका क्या कर रही हूँ, प्लांट ब्रीडिंग कर रही हूँ। तो बेसिकली जो मोटिव है आपका प्लांट ब्रीडिंग का वो यहाँ पर क्लियर है कि वो क्यों करना चाह रहे हैं यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। अब नेचर क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, क्यों करते हैं? अगर आप सिंपल टर्म्स में समझना चाहते हैं तो प्लांट ब्रीडिंग एक कंट्रोल्ड एवोल्यूशन है। क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? तो यहां से मुझे लगता है कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन जरूर बन सकता है आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड, कि प्लांट ब्रीडिंग को अगर मुझे एक शब्द में डिफाइन करना हो, मुझे एक या दो वर्ड्स में मुझे बताना हो कि बेसिकली ये है क्या, तो मैं क्या बोलूंगी कि एक कंट्रोल्ड एवोल्यूशन है, अपने हिसाब से कंट्रोल्ड है, वॉलंटियर है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा है, जैसा एवोल्यूशन मैं चाहती हूँ मैं अपने प्लांट्स के अंदर वैसा ही उसे इवॉल्व करवा रही हूँ। दैट इज कॉल्ड एज योर कंट्रोल्ड एवोल्यूशन विच इज गाइडेड बाय द ह्यूमन नीड्स। ऑब्वियसली जैसी मेरी डिजायर होंगी, जो मुझे चाहिए होगा, उस हिसाब से मैं अपने प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन या ब्रीडिंग कर लूंगी। तो अभी क्या नेचर है कि गोल ओरिएंटेड जेनेटिक्स, ये एक आर्ट एंड साइंस है आपकी, चेंजिंग द जेनेटिक्स ऑफ द प्लांट्स। तो अगर मैं प्लांट्स की जेनेटिक्स को चेंज कर रही हूँ, किस लिए? टू क्रिएट अ डिजायरेबल ट्रेट्स। अगर मुझे लगता है कि एक प्लांट के अंदर उसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा है, फिर दूसरे में मुझे लगता है इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगी उसके अंदर, अब मुझे वो एक ही प्लांट के अंदर कैरेक्टर्स चाहिए, वो आ नहीं सकते, तो मैं क्या करूंगी, दोनों के जीन्स को लूंगी, मिक्स करूंगी और नया प्लांट बना दूंगी, जिससे उसके अंदर दोनों वाले जीन्स आपके प्रेजेंट होंगे। इसी को तो कहते हैं। तो गोल ओरिएंटेड है ये, मतलब मेरा डिजायर्ड चीजें क्या थी कि एक प्लांट मैंने देखा, उसका मुझे वो सिस्टम बहुत अच्छा लगा। कौन से वाला? मुझे उसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने दूसरे ऊपर उसके जो फ्लावर्स थे वो बहुत ही स्मॉल इन साइज थे। अब वो मेरा डिजायरेबल ट्रेट तो है नहीं। अब दूसरी तरफ जब मैंने देखा तो मैंने क्या देखा कि दूसरे प्लांट के अंदर फ्लावर बहुत सुंदर है, कलर बहुत सुंदर है, पेटल्स का कलर बहुत सुंदर है, लेकिन रूट सिस्टम बहुत वीक है। तो अब मेरा वहां पर जो रूट सिस्टम वाला पर्पस है वो एक प्लांट सॉल्व कर रहा है, और जो फ्लावर वाला है वो दूसरा सॉल्व कर रहा है। तो मैंने क्या किया, दोनों के जीन्स को मिलाया और एक नया प्लांट बना दिया। दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग दी डिजायरेबल टाइप्स। तो ब्रीडर जो होता है वो सिलेक्ट करता है बेस्ट प्लांट्स, जिन्हें हम कहते हैं पेरेंट्स, और फिर कंट्रोल करता है उनका रिप्रोडक्शन, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन उन्हें कंट्रोल करेगा, टू कंबाइन दी फेवरेबल ट्रेट्स, ताकि उनके फेवरेबल ट्रेट्स को कंबाइन किया जा सके इनटू अ सिंगल स्टेबल वैरायटी। तो बेसिकली प्लांट ब्रीडिंग हम करते ही इसलिए है, ठीक है जी। नेक्स्ट, टेक्निक्स क्या यूज करते हैं फिर हम इसके लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करेंगे? देखो, इट इज हेविली ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन, जो मैंने आपसे कहा, दैट इज क्रॉसिंग दी टू जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स, इसे कहते हैं हाइब्रिड। अब अगर सेम हो तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सेम के लिए तो फिर सेम प्लांट होगा, सेल्फ पॉलिनेशन में आ गया वो। तो अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन करनी तो मुझे दो आपके प्लांट्स चाहिए जो दे आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और उसके बाद क्या करेंगे, सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब चूजिंग द बेस्ट प्रोजेनी। क्या चाहिए मुझे, जैसे एक में रूट सिस्टम और एक में फ्लावर, तो उसकी प्रोजेनी है, तो मुझे वो बेस्ट सूट करनी है, सिलेक्ट करनी है। तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर सिलेक्शन भी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट स्टेप है ओवर द मल्टीपल जनरेशंस। दूसरा है इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जेनेटिक इंप्रूवमेंट जो होता है वो हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि पेस्ट, डिजीजेस या एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या क्या आता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, दे आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग एंड दे आर ऑल्सो रिक्वायरिंग द ब्रीडर्स टू डेवलप अ न्यू रेजिस्टेंट वैराइटीज। तो ये फैक्टर्स जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो चेंजिंग एनवायरमेंट के साथ मैंने जो चीजें, ट्रेट्स मैंने जो सिलेक्ट किए थे, उन पे कोई भी प्रॉब्लम आए या कोई भी हिंडरेंस हो फॉर देयर ब्रीडिंग।
अच्छा, अब इसका स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैंने इसको फिर से चार्ट के फॉर्म में कर दिया। दिस इज द इजीएस्ट वे कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस है, तो मैंने यहाँ एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट लिखा है और स्कोप एंड बेनिफिट लिखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी एक्सप्लेन, दिस इज एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है, हायर यील्ड। मुझे किसी भी प्लांट में हाई यील्ड चाहिए, प्रोडक्शन मुझे बहुत ज्यादा चाहिए उसके अंदर, तो इसमें इट इज स्कोप और बेनिफिट क्या, इससे क्या होगा, डेवलपिंग द वैरायटीज दैट प्रोड्यूसेस मोर ग्रेन फ्रूट बायोमास पर यूनिट एरिया। क्रूशियल ऑब्जेक्टिव है फॉर फीडिंग द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ऑब्वियसली मुझे ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हाई यील्ड मेरा सबसे पहले एरिया है इंप्रूवमेंट। क्यों करना चाह रही हूँ मैं इसकी इंप्रूवमेंट, क्योंकि आपके क्या है वहां पर आपका ग्रोइंग पॉपुलेशन है और हायर यील्ड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जो मुझे चाहिए अपनी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। नेक्स्ट इज इंप्रूव्ड क्वालिटी। अब ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस कर लूं लेकिन उनकी क्वालिटी में फिर क्या हो, उनका सफर किया जाए, है ना, उनकी क्वालिटी सफर करे, तो क्वालिटी भी सफर नहीं होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, क्वालिटी सफर ना हो, इसमें क्या होगा, एनहांसिंग द ट्रेट्स, जैसे ग्रेन प्रोटीन कंटेंट जैसे वीट है, ऑयल कंटेंट ऑयल सीड्स के अंदर, शुगर कंटेंट शुगर केन के अंदर, विटामिन्स और मिनरल्स लेवल्स, दैट इज कॉल्ड एज बायोफोर्टिफिकेशन। तो आपको बायोफोर्टिफिकेशन पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपका बन सकता है फॉर योर टीजीटी 2025, आपको डायरेक्टली भी पूछा सकता है। तो बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, जब हम उनमें क्या करते हैं किसी भी प्लांट के अंदर, जब मैं विटामिन और मिनरल का लेवल बढ़ा रही हूं, है ना, एनहांस कर रही हूँ उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज योर बायोफोर्टिफिकेशन, राइट, मिनरल्स एंड आपके विटामिन्स। ठीक, इसके बाद आता है आपका दैट इज डिजीजेस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, इनकॉर्पोरेटिंग द जीन्स दैट अलाउ प्लांट्स टू नेचुरली रेजिस्ट द कॉमन पैथोजेंस। तो पैथोजेनिक, ऐसा ना हो कि उसमें कोई भी पैथोजन आ जाए और उसमें डिजीजेस कॉज हो जाए। तो और इंसेक्ट पेस्ट, दिस रिड्यूसेस द रिलायंस ऑन द एक्सपेंसिव एंड हार्मफुल पेस्टिसाइड्स। तो पेस्ट जैसे बीटी कॉर्डर हम बना रहे हैं वो क्या है, वो पेस्ट रेजिस्टेंस ही है। टॉलरेंस टू स्ट्रेस, यानी कि अगर कभी कोई एडवर्स कंडीशन आ जाए, जैसे ड्राउट हो गया, फ्लड है, ड्राउट बेसिकली ड्राउट ज्यादा प्लांट्स के अंदर होता है, उस कंडीशन के अंदर मेरा प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा वो भी मुझे यहाँ पर देखना है, तो वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। Early maturity, developing varieties that mature quickly, allowing the farmers to grow multiple crops in a year and escaping the harsh weather conditions. Better harvesting, ताकि आपके पास क्या हो, जब वो आपका हार्वेस्टिंग करने के टाइम पर दे कैन फैसिलिटेट द मैकेनिकल हार्वेस्टिंग एंड दे हैव द स्ट्रॉन्ग स्टेम्स, तो अच्छे से हार्वेस्ट हो सके, ये मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। इन सारी चीजें, ये सारी चीजें भी मुझे देखनी है जब मुझे प्लांट ब्रीडिंग करनी है। तो बेसिकली करते क्यों है प्लांट ब्रीडिंग, इन सारी चीजों के लिए ही करते हैं, राइट। तो एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट मैटर करता है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर। अब जरा इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द प्राइमरी गोल ऑफ एनी मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज टू, क्या प्राइमरी गोल रहता है किसी भी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, प्राइमरी गोल इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, हाई यील्ड एंड improved quality in crop varieties, exclusive focus on the ornamental value of the plant, या फिर डेवलपमेंट ऑफ वैरायटीज दैट मैच्योर वेरी लेट। क्या स्कोप बनेगा, मतलब क्या हो सकता है प्राइमरी, प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो रहने वाला है मेरी प्लांट ब्रीडिंग का, वो क्या रहने वाला है, ए बी सी या फिर डी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो ए जो है दैट इज द गोल ऑफ मॉडर्न ब्रीडिंग, वो क्या है आपका, ए ऑप्शन क्या था आपका, इंक्रीज्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ये थोड़ी है मेरे प्लांट ब्रीडिंग का। तो अगर मान लो गोल फॉर मॉडर्न ब्रीडिंग के लिए क्यों नहीं हो सकता इंक्रीज्ड पेस्टिसाइड्स, बिकॉज इसमें तो नीड फॉर केमिकल्स इनपुट्स लाइक पेस्टिसाइड को रिड्यूस करना है, मैं इसीलिए तो कर रही हूँ प्लांट ब्रीडिंग, ताकि मुझे ज्यादा पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स का यूज ना करना पड़े। तो उसमें बोला इंक्रीज, तो इंक्रीज तो नहीं चाहिए मुझे, मुझे डिक्रीज चाहिए, मुझे रिड्यूस्ड चाहिए। फिर दूसरा करेक्ट है, मोस्ट क्रूशियल और क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव है इज टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ फूड और फाइबर दैट इज प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया, मतलब हाई यील्ड चाहिए विच एंश्योर्स एंड व्हाइल एंश्योरिंग द प्रोडक्ट डिजायरेबल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द क्वालिटी एज वेल। अब जो आपका सी ऑप्शन है दैट इज एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन ऑर्नामेंटल वैल्यू ऑफ द प्लांट, तो ऑर्नामेंटल वैल्यू तो आपका फ्लोरिकल्चर का हो सकता है ना, गोल फॉर द फ्लोरिकल्चर, नॉट द प्राइमरी फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट। और लेट मेच्योरिटी कैन बी डिसएडवांटेज, अर्ली जो है दैट कैन बी ओपनली प्रेफर्ड, तो ये तो नहीं होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज द करेक्ट वन। The term biofortification in the context of plant breeding refers to specifically to the development of crops with, किसके साथ यूज किया जा रहा है बायोफोर्टिफिकेशन को, enhanced resistance to pests, pest,
हायर लेवल ऑफ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, इंप्रूव्ड एबिलिटी टू ग्रो इन अ सलाइन सॉइल, सलाइन मतलब सैलिनिटी के अंदर, या फिर फास्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ए बी सी या फिर डी। क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? द टर्म बायो फोर्टिफिकेशन अभी हमने डिस्कस किया था पीछे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो उसमें बी फोर्टिफिकेशन ब्रीडिंग स्ट्रेटजी है दैट इज फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग द डेंसिटी ऑफ विटामिन, स्पेसिफिकली विटामिन ए गोल्डन राइस के अंदर। ये रहा आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि गोल्डन राइस के अंदर किस विटामिन को बढ़ाने की ज्यादा बात की जाती है, दैट इज विटामिन ए, राइट। एंड मिनरल्स जैसे कि आयरन और जिंक इन द एडिबल पार्ट ऑफ द क्रॉप्स टू एड्रेस द ह्यूमन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन तो हमने भी पीछे किया भी था, यही वही उसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोर साइंटिफिक डिसिप्लिन फॉर्म्स द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर ऑल मॉडर्न प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स? कौन सा कोर जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है आपका वो बताता है? ऑर्गेनिक, जेनेटिक्स, सॉइल साइंस या फिर इकोलॉजी? बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन भी नहीं है, बट बड़े कंसेप्चुअल और बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन डील करता है इसके साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक्स। ऑब्वियसली जेनेटिक्स इसका डील करेगा, बाकी सब आपके साथ डील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जीन्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं। द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग प्राइमरली इन्वॉल्व्स, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर? एक्सपोजिंग द सीड्स टू द रेडिएशन टू इंड्यूस रैंडम म्यूटेशंस, growing plant tissues in a test tube tissue culture, crossing two genetically dissimilar parents to combine desirable traits into the offspring, ठीक है, या फिर ये वाला, या फिर treating the plants with the chemicals to induce polyploidy। polyploidy, अच्छा मुझे ये बताना जरा, ये पोलॉइडी वर्ड और ये हम किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है ये भी मुझे कमेंट करके बताना। पॉलीप्लॉइडी एनिप्लॉइडी पढ़ा हुआ है हमने, ये जेनेटिक्स के अंदर ही पढ़ते हैं, हम हिंट दे देती हूँ, जेनेटिक्स में ही पढ़ते हैं, बट किसके अंदर पढ़ते हैं और किससे रिलेटेड है वो जरूर बताना है आपको। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो ऑब्वियसली म्यूटेशन ब्रीडिंग का कोई वो नहीं हो सकता, तो जो इसका है वो क्या है, दो डिसिमिलर गैमीट्स को हम ज्वाइन करते हैं कैरेक्टर्स को, ताकि उससे क्या हो सके, आपका नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो सके, इनहैरिट्स द बेस्ट ट्रेट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। Next question, which statement best defines the scope of plant breeding in relation to abiotic stress? Abiotic का मतलब, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? एडवर्स कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस। एबायोटिक बोला गया है, तो एबायोटिक का मतलब वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स इसके अंदर आपके आएंगे। तो यहाँ पर है डिक्रीजिंग द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट थ्रू द केमिकल ट्रीटमेंट, डेवलपिंग द varieties tolerant to environmental extremes like drought, salinity or high temperature, improving the plant's ability to resist common bacterial diseases, या increasing the number of seeds produced per flower। A, B, C या फिर D, क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर? अब स्कोप बताना है आपको कि प्लांट ब्रीडिंग में बेसिकली हम स्कोप किससे रिलेटेड लेकर चल रहे हैं और किसको मान रहे हैं कि हाँ ये बेटर आपका स्कोप यहाँ पर हो सकता है, A, B, C या फिर D। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो बी क्या था आपका कि डेवलपिंग द वैरायटीज टॉलरेंट टू द एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स। ऐसा ना हो एनवायरमेंट में कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन आ और मेरा प्लांट वहीं पर आपका सरेंडर कर जाए, जैसे ड्राउट है, सैलिनिटी है, इनसे लड़ सके मेरा प्लांट, ऐसा मुझे उसे एबायोटिक फेवरेबल, एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर मुझे अपना प्लांट को ऐसा बनाना, तो ये इसका स्कोप रहा। नेक्स्ट इज योर the breeding objective aimed at preventing the crop plants from bending over and falling down when heavy with grain is known as breeding for, क्या बोलते हैं उसे? disease resistance, shattering resistance, non locking और stiff straw varieties या synchronized maturity। क्या बोलेंगे आप ऐसी प्लांट ब्रीडिंग को? द ब्रीडिंग जिसका ऑब्जेक्टिव एम्ड एट प्रिवेंटिंग द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम बेंडिंग ओवर एंड फॉलिंग डाउन, तो क्या बोलेंगे आप उसे? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? नॉन लॉगिंग और स्टिफ स्ट्रॉ वैरायटी। डिजीजेस रेजिस्टेंस अगर कोई चीज होगी तो इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी पैथोजन, तो ये तो वैसे भी पैथोजन से बचाएगा। शैटरिंग रेजिस्टेंस प्रिवेंट करती है सीड्स को फ्रॉम फॉलिंग आउट ऑफ द पॉड और हेड बिफोर द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट करने से पहले ही अगर वो गिर जाए तो उसे शैटरिंग कहा जाता है। लॉगिंग का मतलब होता है बेंडिंग और फॉलिंग ऑफ अ क्रॉप स्टेम्स स्पेशली इन द सीरियल्स ड्यू टू देयर हैवी ग्रेन वेट की वजह से ऐसा होता है। इट टू डेवलप द नॉन लॉगिंग वैरायटीज। सिंक्रोनाइज्ड मैच्योरिटी का मतलब होता है ऑल ग्रेन्स राइपन एट द सेम। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये होता है
कि सारे के सारे ग्रेन जो है वो एक साथ जब मेच्योर होंगे, दैट इज कॉल्ड एज योर सिंक्रोनाइज्ड आपका मेच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of achievement in plant breeding for improved quality? improved quality के लिए बताना है आपको, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कीवर्ड्स फाइंड आउट करो, उसके बाद ही ऑप्शंस पे जाइएगा। आधा आंसर तो आपको आपके क्वेश्चन ही दे देता है हमेशा। तो यहाँ पर है डेवलपिंग अ व्हीट वैरायटी रेजिस्टेंट टू द रस्ट फंगस, ब्रीडिंग द ड्वार्फ राइस वैराइटीज दैट डोंट लॉग, and developing the Pusa komal, a variety of cowpea that is resistant to the insect pest, or developing the maize hybrids with increased lysine and tryptophan content, A, B, C, D. अचीवमेंट क्या है? एग्जाम्पल इम्प्रूव्ड क्वालिटी का, इम्प्रूव्ड क्वालिटी का अचीवमेंट बताना है आपको, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कि हाँ अगर हम प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं तो हाई इल्ड के साथ साथ आपकी इम्प्रूव्ड क्वालिटी का एग्जाम्पल यहाँ पर बेस्ट कौन सा आपको दिखाई दे रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन है वो ब्रीडिंग फॉर डिजीजेस रेजिस्टेंस बायोटिक स्ट्रेस से है, दूसरा तो नॉन लॉगिंग था, तीसरा बायोटिक स्ट्रेस है, चौथा जो है दैट इज लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, दे आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स है, तो ये ज्यादा होंगे। तो क्लासिक एग्जांपल है आपका न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंप्रूव करना, जैसे कि बायोफोर्टिफिकेशन। फिर से आपको यहाँ पर बायोफोर्टिफिकेशन के लिए 2 एसेंशियल अमीनो एसिड्स का पता चल गया है, दैट इज लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो ये भी आ सकता है आप। Next, a major challenge that highlights the continuous need for plant breeding is the phenomenon where pests and pathogens evolve the ability to overcome the resistance genes of a newly released crop variety. इसे क्या कहते हैं? तो मेजर चैलेंज जो है आपका वो क्या है? मेजर चैलेंज है जो हाईलाइट करता है कॉन्टिन्यूस नीड फॉर द प्लांट ब्रीडिंग, कि एक ऐसा फिनोमिनन है जहां पर पेस्ट और पैथोजेंस इवॉल्व करते हैं एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस जीन्स ऑफ अ न्यूली रिलीज्ड क्रॉप वैरायटी। इसे क्या कहेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहेंगे, ब्रेकडाउन ऑफ रेजिस्टेंस कहेंगे, हेटेरोसिस कहेंगे, या म्यूटेशन ब्रीडिंग कहेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो इन स्टैटिक वाले पोर्शन से आते हैं, ना तो हम इन्हें सॉल्व कर पाते हैं और ना ही हमें इनके ऑप्शन समझ आते हैं। ठीक है, तो एक आधा क्वेश्चन पेपर में ऐसा जरूर होता है, ऐसा ना हो इसीलिए मैं यहाँ आपको ये चीजें डिस्कस करवा रही हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट जो होता है वो तो एक रैंडम चेंज हुआ एलील फ्रीक्वेंसी के अंदर, जो कि चांस इवेंट की वजह से होता है, पॉपुलेशन में हो सकता है। breakdown of resistance occurs when a pathogen or a pest population evolves a new race or biotype that can successfully infect a previously resistant host plant। तो ये बना आपका हेटेरोसिस हाइब्रिड वीगर है, म्यूटेशन जो है वो टेक्निक है, कोई फिनोमिनन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। If a breeder performs a cross between 2 different inbreed lines of wheat, line A and line B, with the aim of maximizing the yield in the F1 generation, they are specifically aiming to exploit the phenomenon of, और F1 generation पूछा है इसके अंदर, तो क्या करेंगे वो? जेनेटिक वेरिएशंस, हेटेरोसिस हाइब्रिड वीगर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, या बायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िएगा कि अगर एक ब्रीडर परफॉर्म करता है क्रॉस बिटवीन द 2 डिफरेंट इनब्रीड लाइंस ऑफ वीट के ऊपर ये बात कर रहा है, लाइन ए इंटू लाइन बी, विद द एम ऑफ मैक्सिमाइजिंग द यील्ड F1 जनरेशन में सब, तो स्पेसिफिकली वो किसे कौन से दे आर स्पेसिफिकली एमिंग टू एक्सप्लॉइट द फिनोमिनन ऑफ, किस फिनोमिनन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं वो? जेनेटिक वेरिएशन को, हेटेरोसिस को, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को, या बायोटिक रेजिस्टेंस को? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन तो एक रॉ मटेरियल है, नॉट द फिनोमिनन। दूसरा है F1 जनरेशन रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट हाइब्रिड लाइंस, मतलब कि which are highly homozygous, they show the superior performance, है ना, open yield compared with their parents। ये superior performance जो है इसे हम heterosis या hybrid vigor कहते हैं, and it is the goal of commercial hybrid seed production। इनब्रीडिंग डिप्रेशन तो होमोजाइगस, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में जब बार बार वही जीन्स, उन्हीं जीन्स के साथ, उन्हीं सेम लाइंस के साथ जब आप उन्हें ब्रीड करवा रहे हैं तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, विच इज द पार्ट ऑफ ए सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। और जो लास्ट है आपका बायोटिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिकली टाइप ऑफ ट्रेट है, नॉट द जनरल वीगर इफेक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द सुपीरियर इंडिविजुअल प्लांट्स फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन, कि एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है वहां से आपको सुपीरियर कैरेक्टर की पॉपुलेशन को निकालना है, एंड अलाउइंग देम टू इंटरमीट नेचुरली। ठीक है, नेचुरली इज द बेस ऑफ विच अर्ली ब्रीडिंग मेथड?
कौन सा मेथड बताता है ये सारी चीजें? ये आपकी पीजीटी में भी क्वेश्चन आया था घुमाकर, अभी भी मैंने उसी क्वेश्चन को घुमा के यहाँ दे दिया है। व्हाट विल बी द आंसर? मास सिलेक्शन, प्योर लाइन, क्लोनल या फिर पेडिग्री सिलेक्शन। यहाँ से इस वाले पार्ट से जो मेथड्स हैं आपके, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। प्लांट ब्रीडिंग वाला पार्ट है जो आपका, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक ही क्वेश्चन आएगा, पर ऐसा आएगा कि सर घुमा देता है, हो सकता है ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपको। तो क्या कहेंगे उसमें? पहले आपने सुपीरियर इंडिविजुअल प्लांट्स के ट्रेड्स को सिलेक्ट किया, मिक्स्ड पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन कैसी थी? मिक्स्ड थी। वहां से निकाला, निकालने के बाद उन्हें नेचुरली उन्हें ब्रीड करने दिया। तो क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? उसे कहेंगे मास सिलेक्शन। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट ब्रीडिंग मेथड, जिसके अंदर आइडेंटिफाइंग एंड हार्वेस्टिंग सीड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डिजायरेबल प्लांट्स एंड मिक्सिंग द सीड्स टुगेदर, मासिंग, व्हिच इज देन यूज्ड टू ग्रो द नेक्स्ट जनरेशन। प्योर लाइन सिलेक्शन किसे कहते हैं? इट स्टार्ट्स विद अ सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट। तो अगर आपका उसका किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर प्योर लाइन होना है तो सिंगल सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट से शुरू होगा, जिसकी प्रोजेनी जेनेटिकली आइडेंटिकल होगी, यानी होमोजाइगस होगा। क्लोनल सिलेक्शन तब होती है जब आपको एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स को बनाना होता है। और पेडिग्री सिलेक्शन ट्रैक करती है लीनिएज ऑफ इंडिविजुअल प्लांट्स अक्रॉस द मेनी जनरेशन। पेडिग्री कैसे बनाते हैं? अगर एक प्लांट से कोई चीज चलती आ रही है तो आगे तक उसकी जनरेशन में कैसे चलेगी, दैट इज कॉल्ड एज पेडिग्री सिलेक्शंस, राइट। तो ये क्वेश्चंस थे आपके प्लांट ब्रीडिंग के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, कि अगर हमें क्रॉप की इंप्रूवमेंट कर रही है तो उसके मेथड्स क्या रहेंगे। तो उसमें क्या है आपका, क्रॉप इंप्रूवमेंट का मतलब होता है आपने किसी भी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। तो हमने अभी एक पार्ट किया है नेचर एंड स्कोप ऑफ योर प्लांट ब्रीडिंग, मैंने अभी उसके एमसीक्यूज आपको करवाए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रही हूँ, दैट इज योर आपकी इंप्रूवमेंट, मेथड्स ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। अगर आप क्रॉप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसके मेथड्स क्या रहेंगे इसके अंदर। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स टू एनहांस देयर यूटिलिटी फॉर ह्यूमंस, इसमें क्या क्या आता है, इन्वॉल्विंग द हार्नेसिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी एंड सेलेक्टिंग द सुपीरियर ट्रेट्स। उसमें मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे ताकि क्रॉप की इंप्रूवमेंट अच्छे से हो सके। तो यहाँ पर है आपकी मेथड्स, ठीक है। तो 6 से 7 मेथड्स हैं, इनको जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आए आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर सिंपल एक्सप्लेनेशन है, कोर मैकेनिज्म है, और फिर यहाँ मैंने एग्जांपल बना दिया है ना। वैसे ये ऐसे थ्योरी में था, मैंने इसका चार्ट बना दिया, दैट्स इट। प्लांट इंट्रोडक्शन कैसी है, मतलब अब इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ब्रिंगिंग अ क्रॉप वैरायटी और वाइल्ड स्पीशीज फ्रॉम अ प्लेस वेयर इट इज करंटली ग्रोइंग, जहां पे भी वो ग्रो कर रही है वहां से उठा के ले आया, या तो वाइल्ड होगा या वो सिलेक्टेड होगा, टू एन एंटायरली न्यू ज्योग्राफिकल एरिया वेयर इट वाज नॉट ग्रोन बिफोर, उसे कहते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन। तो इसमें कोर मैकेनिज्म क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन और यूजिंग द न्यू जर्म प्लाज्म फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मैंने ऐसे रैंडम उठाया और वहां से उसे हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर दिया। एग्जाम्पल है इंट्रोड्यूसिंग द सेमी ड्वार्फ व्हीट वैरायटीज जैसे सोनोरा 64 टू इंडिया फ्रॉम मैक्सिको। अब मैंने कहीं और से मैक्सिको से उठाया, यहाँ पर लेकर आया उसे, और जोग्राफिकल एरिया उसको बिल्कुल ही बदल दिया और यहाँ आके उसे ग्रो करवा दिया। दैट इज कॉल्ड एज योर प्लांट इंट्रोडक्शन, है ना। फिर दूसरा है एक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। एक्लाइमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर कहूं, अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट ऑफ एन इंट्रोड्यूस्ड प्लांट वैरायटी टू द न्यू एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे क्लाइमेट, सॉइल, ओवर द सक्सेसिव जनरेशन, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जब मैं उस क्रॉप को क्या कर रही हूँ, इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो एक्यूमुलेट हो जाए, वो मिलनसार बना दिया मैंने उसे, कि अब वो जिस भी एनवायरमेंट में वो रह रहा है अब उसे वहां रहना कंफर्टेबल लगने लगेगा, एडजस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। कोर मैकेनिज्म क्या है, नेचुरल सिलेक्शन आती है यहाँ पर, जो मेथड मैकेनिज्म आती है, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स ऑन द इंट्रोड्यूस्ड पॉपुलेशन फेवरिंग द जीनोटाइप्स बेस्ट सूटेड टू द न्यू एरिया। तो अगर उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, कोर मैकेनिज्म है। एग्जांपल है एन इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी स्टेबलाइजेस इट्स मैच्योरिटी पीरियड आफ्टर सेवरल इयर्स इन अ न्यू रीजन। बहुत टाइम तक अगर आप एक रीजन में आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं तो 1-2 दिन प्रॉब्लम आती है, उसके बाद तो सब सही हो जाता है, क्यों, उसका तो सब कुछ ही अपना अपना सा लगने लग जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एक्लामेटाइजेशन। नेक्स्ट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। ये क्रॉप इंप्रूवमेंट के मेथड्स हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, क्रॉसिंग द टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स टू कंबाइन द डिजायरेबल ट्रेट्स, उसे हाइब्रिड कहते हैं। कोर मैकेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। एग्जांपल है डेवलपिंग द डिजीज रेजिस्टेंस हाई यील्डिंग वैरायटीज, जैसे कि हाइब्रिड मेज अगर बनाना हो। नेक्स्ट इज कॉल्ड एज सिलेक्शन, चूजिंग द इंडिविजुअल प्लांट्स, मैंने चूज किया विद सुपीरियर कैरेक्टर्स फ्रॉम अ मिक्स्ड पॉपुलेशन एंड मल्टीप्लाइंग देयर सीड्स। इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन है बाय द ब्रीडर, इट इन्फ्लुएंसेस व्हिच जीन्स आर पास्ड ऑन, कौन से जीन जाने चाहिए वो फिर आपका ब्रीडर ही बताएगा,
क्योंकि मुझे जो चाहिए मैं सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्शन का मतलब ही वो है कि मैं उसमें सिलेक्शन करूंगी। मास सिलेक्शन, सिलेक्टिंग द बेस्ट लुकिंग प्लांट्स इन अ बल्क, तो मास सिलेक्शन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ योर सिलेक्शन। नेक्स्ट इज योर म्यूटेशन ब्रीडिंग। इसका मतलब क्या है? इंड्यूसिंग द सडन हेरिटेबल चेंजेस, म्यूटेशन इन द डीएनए ऑफ अ प्लांट यूजिंग द फिजिकल एजेंट्स, जैसे गामा रेज का इस्तेमाल किया और मैंने उनके डीएनए को म्यूटेट कर दिया, और बाय द केमिकल एजेंट्स, उन्हें हम म्यूटाजेंस कहते हैं। मैकेनिज्म क्या है? नई जेनेटिक वेरिएशन अगर मुझे बनानी हो जो कि पहले कभी एग्जिस्ट ना की हो, डेवलपिंग अ शॉर्ट स्ट्रॉ राइस वैरायटी और डिजीज रेजिस्टेंस पल्सेस अगर मुझे बनाना तब मैं इसे यूज कर सकती हूँ। पॉलीप्लॉइडी, इंट्रोड्यूसिंग और इंड्यूसिंग अ चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर, जब हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तब हम प्लॉइडी वर्ड यूज करते हैं। मल्टीप्लाइंग द बेसिक क्रोमोसोम गोइंग फ्रॉम 2n to 4n। केमिकल ट्रीटमेंट किसके साथ? कोर मैकेनिज्म के। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं कोलकाइनिन के साथ, ठीक है, कोलकाइसिन के साथ। ओपन कॉजेज द सेल डिवीजन फेलियर रिजल्टिंग इन द क्रोमोसोमल डबलिंग। इसके लिए एजेंट इसको यूज किया, मैक्सिमम इसी को यूज किया जाता है। ब्रीडिंग सीडलेस वाटरमेलन ट्रिप्लॉइड और इम्प्रूविंग दी साइज विगर ऑफ द पोटैटो, ऑटो पॉलीप्लॉइडी। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, सिर्फ कहाँ पर हमने इसको यूज किया हुआ है या इसको कहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आइसोलेट करना, इंट्रोड्यूस करना और फिर उसको फॉरेन ट्रांसजेनिक आपके प्लांट्स को प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर ये बाईपासेस करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू ट्रांसफर द स्पेसिफिक जीन्स अक्रॉस द स्पेसिफिक और स्पीशीज, ट्रांसजेनेसिस उसे हम कहते हैं। तो अगर मुझे जैसे बीटी कॉटन वगैरह प्रोड्यूस करता है उसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग तो कर रहे हैं, जीन्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर, तो उससे क्या होगा कि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस आपकी वैरायटी जो है वो बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपके क्रॉप इंप्रूवमेंट के मेथड्स हैं जिनको मैंने टेबल के फॉर्म में कर दिया है, आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इजी तरीका है अगर आप शॉर्ट नोटिस पे चीज़ें करना चाहते हो। आपको सिर्फ 10 दिन पड़े हैं, आप ऐसे मान के चलो सिर्फ 10 दिन है, आप 10 दिन में जो हो सकता है वो कर लो। तो अब कुछ नहीं हो सकता, इतना ज़्यादा तो नहीं करना है। जो आपके पुराने टॉपिक्स उनको भूलना नहीं है, पुराने टॉपिक्स पे फोकस रखिएगा। The deliberate introduction of genetic material from a genetically different source into a local population, typically followed by selection, is the core method known as, क्या बोलते हैं उसे? Pure line hybridization, acclimatization या mutation breeding. Deliberate introduction of genetic material from a genetically different source से लेकर आए और उसे local population में डाल दिया, और फॉलो किससे किया है? सिलेक्शन से किया है। तो कोर मेथड वो किसका रहेगा? ABCD। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हाइब्रिडाइजेशन का। प्योर लाइन के अंदर हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होती है और सिलेक्शन हमेशा विद इन अ जेनेटिकली यूनिफॉर्म सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के बीच में ही होता है अगर प्योर लाइन करना है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपके डिफरेंट जेनेटिकली डिसिमिलर गैमीट्स आते हैं। एक्लेमेटाइजेशन हमने कर ली है, म्यूटेशन ब्रीडिंग भी हमने डिस्कस किया हुआ है। एक बार जस्ट गिव अ रीडिंग ताकि आपको ये समझ आता है। Which of the following is considered as the easiest and fastest method of crop improvement as it requires the minimal genetic आपकी मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन इसके अंदर नहीं करनी पड़ती है, तो कौन सा easiest method माना जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट इंट्रोडक्शन? ABCD। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर ये डायरेक्ट पेपर में आ गए तो ये हमें हमेशा कंफ्यूज करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना। ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हर चीज में देखो जीन्स का रोल है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन से मैनिपुलेट होगा, म्यूटेशन ब्रीडिंग जीन चेंज होगा, हाइब्रिडाइजेशन दो डिसिमिलर गैमीट्स है तो आपके जीन्स भी अलग होंगे। प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या था कि कहीं से लाए और उसको कहीं आके इंट्रोड्यूस कर दिया और बस हो गया काम। तो ना तो मैंने उसका डीएनए इंट्रोड्यूस किया, ना छेड़ा, ना कुछ भी है, ना उसके अंदर मैंने कोई मैनिपुलेशन की है। The chemical agent most commonly used in plant breeding to induce polyploidy कौन सा होता है? वो क्रोमोसोमल डबलिंग के लिए किसको यूज करते हैं? EMS को, गामा रेज को, सिल्वर नाइट्रेट को, या फिर कोलकाइसिन के अंदर या कोलकाइनिन, कोलकेसिन, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करते हैं। ABCD केमिकल एजेंट होना चाहिए। गामा रेज कैसा है? फिजिकल। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आपका कोलकाइसिन। EMS एक केमिकल म्यूटाजन है जो म्यूटेशन ब्रीडिंग के लिए यूज किया जाता है फॉर द पॉइंट म्यूटेशंस इन द डीएनए। गामा रेज फिजिकल म्यूटाजेंस है तो ये आपके केमिकल के अंदर नहीं आएंगे। सिल्वर नाइट्रेट एक इनहिबिटर का काम करता है और एंटीसेप्टिक का, नॉट फॉर द इंड्यूसिंग पॉलीप्लॉइडी, इनफैक्ट इट इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक।
और फिर कॉलकाइसिन ये तो है ही अल्कलॉइड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑटोमन क्रोकस प्लांट। तो ये आपका स्पिंडल फॉर्मेशन को डिस्टर्ब करता है और सेल डिवीजन को फेलियर करके क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज कर देता है। अब आता है ऐसा सा कुछ क्वेश्चन, एसर्शन और रीजन। तो एसर्शन है द मेजर ब्रेक थ्रू ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन was the introduction of high yielding semi dwarf varieties of wheat and rice। ये हुई एसर्शन, ऐसा किसी ने कहा। उसका रीजन क्या दिया? रीजन ये दिया कि ये जो सेमी ड्वार्फ वैरायटीज होती हैं इनके पास ऐसे जीन्स होते हैं जो शॉर्टर स्टर्डियर स्टेम्स से बने होते हैं दैट प्रिवेंट द लॉकिंग, मतलब फॉलिंग ओवर को बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं अंडर दी हैवी फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस इन हाई यील्ड, इसीलिए इनको ऐसा बनाया गया था। अब बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? देखो एसर्शन और रीजन को सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है कि पहले कोई इंसान आपसे कुछ कह रहा है, एसर्शन, उसने बोला ऐसा हुआ, फिर उसने उसका कारण दिया आपको कि ऐसा क्यों हुआ। तो अगर आपको लगता है कि उसने जो कारण दिया वो जस्टिफाइड है तो मतलब वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। जस्टिफाइड नहीं है तो आपको लगेगा कि दोनों बातें इसकी सही है, लेकिन दोनों बातों का आपस में कोई लिंक नहीं है, उसे कहते हैं बोथ ए एंड आर आर, मतलब असर्शन रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जो कारण आपने मुझे दिया है, ठीक है, वो उस बात का कारण तो नहीं लग रहा है मुझे, तो वो आपको यहाँ पर देखना है कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ए बी सी डी असर्शन रीजन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आपका ए क्या था? दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो लग रहा है कि इसलिए दी थी सेमी ड्वार्फ ताकि गिरने गुरने का डर ना रहे उसके अंदर। Which breeding method creates the new genetic variability in a crop population where none previously existed, often targeting the specific traits like diseases resistance, backcrossing, plant introducing mutation breeding या mass selection? A B C D। बड़ा बोरिंग टॉपिक है। देखिए ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिए, जैसे यहाँ पर ना एक एक्सप्लेनेशन में मैंने कुछ ऐड किया था आपका, जैसे ये है, अगर आपको देखना हो कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ड्वार्फनेस इन द व्हीट, तो वो है आपका फॉर एग्जांपल नॉरेंटेन। अब मान लो आपको यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो फिर अगर एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा तो मैं आपको ये फिर से बता रही हूँ, समटाइम्स एक्सप्लेनेशन ऑल्सो कंटेन्स द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, तो आपको वो एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ना है। इसका आंसर बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग का बैक क्रॉसिंग तो क्या होता है? इट इज ट्रांसफरिंग द एग्जिस्टिंग जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट टू दी अनदर वन विदाउट क्रिएटिंग एनी वेरिएशन। तो इसमें नहीं करते हम बैक क्रॉस का, दोनों पेरेंट्स नोन होते हैं, उसमें से किसी एक के साथ क्रॉस करवा देते हैं, उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन तो हम तब करते हैं जब कहीं से मुझे कोई चीज पसंद आई, मैंने वहां से उठाई और यहाँ इंडिया आके लगा दिया, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट इंट्रोडक्शन। फिर आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग विच यूजेस द फिजिकल और केमिकल म्यूटेशंस टू कॉजिंग द रैंडम बट सडन हेरिटेबल चेंजेस, म्यूटेशंस लाने के लिए इन द प्लांट्स डीएनए सीक्वेंस। मास सिलेक्शन में हम क्या कर रहे थे? इट एक्सप्लॉइट्स द प्री एग्जिस्टिंग नेचुरल वेरिएशन। Next question, the final step in the hybridization process after cross pollination and several generation of selfing is, final step क्या है hybridization का? Emasculation, removal of anthers, या फिर selection and testing of the superior homozygous lines for release, introduction of polyploidy in the infant generations, quarantine of the introduced parent material? A B C D। लास्ट फाइनल मेथड आप क्या लेंगे हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन करने के बाद? ए बी सी या फिर डी? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो बी में क्या है आपका? दैट इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर होमोजाइगस लाइंस फॉर रिलीज। इमैस्कुलेशन पहला स्टेप होता है हाइब्रिडाइजेशन का। दूसरा ये हो गया पॉलीप्लॉइडी इज अ सेपरेट ब्रीडिंग मेथड, ये इसका मेथड नहीं है। क्वारंटीन रिलेट्स टू द प्लांट इंट्रोडक्शन, तो प्लांट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। The term acclimatization in a crop improvement refers to the adaptation of an introduced variety to a new locality through the influence of, किसके इन्फ्लुएंस में वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है वहां पर, किसे कहेंगे आप acclimatization? Targeted insertion of genes via genetic engineering, natural selection over successive generations, controlled crosses with the indigenous varieties only, immediate chemical treatment with the gibberellins। कैसे एडजस्ट करता है वो? अब वो कोई नया नया पर्सन है, आप किसी के घर में जा रहे हैं और आप वहां जाकर एडजस्ट हो गए, तो उसको एडजस्ट, आपकी एडजस्टमेंट में क्या चीज जो है वो सबसे ज्यादा हेल्पफुल थी, अब आपको वो यहाँ पर बताना है। अगर एक्लामेटाइजेशन है वो एडजस्ट हो रहा है नई लोकेलिटी में थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में? इंसर्शन ऑफ जीन्स, जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की थी उसकी वजह से,
क्योंकि काफ़ी जनरेशंस तक जो है वो चलता रहा, काफ़ी दिन हो गए हैं आपको, इसलिए कंट्रोल्ड क्रॉसेस विद द इंडिजिनस कि आपके लड़ाई झगड़े कम हो रहे हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो, उस घर के जो लोकल लोग हैं वो आपसे कम झगड़ा कर रहे हैं, इसलिए आप जल्दी एडजस्ट हो गए। या इमीडिएट केमिकल ट्रीटमेंट विद जिन, या फिर आपको इमीडिएटली कुछ ऐसे दवाई पिला दी केमिकल की कि आपको लगने लग गया कि ये तो मेरा ही सब कुछ है। तो क्या किया? ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी। ऑब्वियसली अगर आप कहीं भी हो रहे हो तो नेचुरल सिलेक्शन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, है ना। तो बहुत सारे टाइम तक, बहुत दिनों तक जब आपको वो फैमिलियर सा बिहेवियर करेंगे आपके साथ, तब जाके कहीं यहाँ पे एक्लेमेटाइजेशन आपकी होगी, नहीं तो नहीं हो पाएंगी। ठीक है। Which crop improvement method allows for the transfer of a single specific gene, insect resistance across the species barriers without disturbing the rest of the plant's genome? क्या बोलते हैं उसे? बैक क्रॉस, म्यूटेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग या मास सिलेक्शन। बिना इधर उधर के पार्ट्स को छेड़े जब आप किसी एक पर्टिकुलर सिंगल स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? बैक क्रॉसिंग ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर मास सिलेक्शन। ए बी सी डी। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं हम उसको, मास सिलेक्शन तो प्री एग्जिस्टिंग है। If a cross is made between the two genetically distinct species dissimilar within the same genus, एक ही जीनस के अंदर, जैसे क्रॉसिंग टू डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ब्रासिका, स्पीशीज तो एक ही है, उसके दो अलग अलग स्पीशीज को आपने ब्रासिका की, इट इज स्पेसिफिकली टर्म्ड, क्या बोलेंगे उसे? इंटरवेराइटल, इंट्रावेराइटल, इंटरस्पेसिफिक या इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। ए बी सी या फिर डी, क्या कहेंगे आप उसे अगर क्रॉसिंग ओवर कुछ ऐसी बनाई गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरवेराइटल का मतलब क्या होता है? दो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेम स्पीशीज, तब इंटरवेराइटल यूज किया जाता है। इंट्रा का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन द टू प्लांट्स ऑफ द सेम वैरायटी, एक ही वैरायटी के दो प्लांट्स को क्रॉस करते हैं। इंटर स्पेसिफिक का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज विद इन द सेम जीनस, जीनस सेम होगा, स्पीशीज डिफरेंट होगी। इंटरजेनरिक का मतलब होता है क्रॉसिंग बिटवीन द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द डिफरेंट जेनेरा। मैंने सारी चीजें यहाँ क्लेरिफाई कर दी आपको, सारे डेफिनेशंस। तो जो भी आएगा वो आप यहाँ से, मतलब यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अगर आता है तो उसके 100% चांसेस हैं कि आप उसे अटेम्प्ट करके आएंगे। चारों चीजें मैंने आपके यहाँ डिफाइन कर दी है। The primary limitation of mass selection as a crop improvement technique is that the resulting variety is often, क्या ड्रॉबैक है आपके मास सिलेक्शन का? कि हाईली होमोजाइगस बन जाएगा ये, जिसकी वजह से वीगर, हाइब्रिड वीगर आपका नहीं बन पाएगा। हाईली अनस्टेबल है क्योंकि क्रोमोसोमल ऑल्टरेशंस उसमें होती है। जेनेटिकली आपके हिट्रोजीनस है एंड इट इज डिफिकल्ट टू स्टेबलाइज बिकॉज ऑफ द इंटरमेटिंग अमंग दी सिलेक्टेड प्लांट्स, या फिर अनेबल टू बी प्रोपेगेटेड एसेक्सुअली। क्या बनेगा इसका आंसर? क्या लगता है आपको? क्या क्या लिमिटेशंस, क्या इसका जो है वो आपका डिसएडवांटेज रहेगा? ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। होमवर्क एंड कमेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बताएंगे कि आपको किस पे करना है। सो आई एम थिंकिंग कि हम ऐसा करते हैं कि हम ना अब थोड़ा सा पुराना टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, वो वाला पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर करवाऊंगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको करना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो वो वाला पार्ट भूलना नहीं है आपको, इसलिए वो आपको आना चाहिए। ठीक है जी, तो कोशिश कीजिएगा कि उन सारी चीज़ों को आप कर लें, रिवाइज कर लें। आपको कोई भी इशू आता है तो आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज जो है वो आपको अवेलेबल है। अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए, किसी को टेस्ट सीरीज चाहिए, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर दिया गया है, उस पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आपका यहाँ भी डिस्प्लेड है, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका नंबर है अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और कोई रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू ऑल। पैनिक नहीं होना है, 10-15 दिन बचे। देखो टीजीटी कभी तो आना ही था, है ना। अभी नहीं आता, मार्च में आता तो मार्च में भी आना ही था। अच्छी बात है अभी आ रहा है, आप पढ़ तो रहे हैं कम से कम। ठीक है, तो न्यू ईयर अच्छे से मना लीजिएगा और होपफुली नए साल में नई उम्मीद लेकर आए आपको टीजीटी। मैक्सिमम लोगों का
जो है वो टीजीटी हो जाए, क्वालिफाई हो जाए, मैं तो यही प्रे करूँगी। और आप में से जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता पेपर कैसा आना है। आपके यहाँ किसी को भी नहीं पता कैसा पेपर आना है, बट बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्शंस हमेशा सही हो ज़रूरी नहीं होता है, राइट? आप लोग इतना बिलीव कर रहे हैं कि मैं आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाऊँगी, जो मैं क्वेश्चंस यहाँ करवा रही हूँ पेपर में आएँगे ही आएँगे, ऐसा मैक्सिमम लोगों को लगता है। पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है? हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ से कंसेप्ट से भी कोई क्वेश्चन आपको आ जाता है और हमने अगर वो कॉन्सेप्ट यहाँ लाइव डिस्कस किया होगा, तो इट विल बी बेनिफिशियरी फॉर यू कि उस टाइम पीरियड पर आपको रिकॉल करना बहुत आसान हो जाता है ना? तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस ला कर दूँ, ताकि आप जब इन्हें सॉल्व करें तो आपको एक सैटिस्फैक्शन हो, आपको समझ आए कि लेवल क्या होता है क्वेश्चन पेपर का। और जब आप हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ईजी अपने आप आ जाता है। मान लीजिए अगर आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हें कर पाएंगे, ये श्योरिटी है। लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर सारी स्टेटमेंट्स एक जैसी लगती है और क्वेश्चन हमेशा स्टेटमेंटल बेस्ड ही आता है, जैसे हाइब्रिडाइजेशन पे, एक्लामेटाइजेशन पे, मास लाइन सिलेक्शन क्या होती है, प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होती है, क्लोनल वराइटीज या सिलेक्शन किसे कहते हैं। ये वाले कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको रिपीटेडली रिवाइज करने हैं ताकि आपको समझ आ जाए चीज़ें। तो आई एम स्विचिंग टुवर्ड्स दी ओल्डर वर्जन एज वेल, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज कर सकें। ठीक है, तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई डाउट है तो भी बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।